हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य का साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास से हिंदी गद्य शैली में युगांतर शीर्षक को देखेंगे। इस शीर्षक से हमने पिछली क्लास में शिक्षण संस्थाएं, कचहरियों की भाषा और समाचार पत्रों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के योगदानों से परिचित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को। तो शीर्षक है हिंदी गद्य शैली में युगांतर। प्रश्न हमारा स्टार्ट होगा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह से। तो आज का जो शीर्षक है वह राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखने से पहले इनका समय देख लेते हैं। इनका समय है 1823 से 1895। हिंदी गद्य शैली के रूपांतर में या युगांतर में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह का महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं उनकी भूमिका रही है। तो इस दृष्टि से ये दो नाम जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित पहला प्रश्न है, राजा साहब को कौन सी लिपि अधिक प्रिय थी? ऑप्शन है रोमन, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। राजा साहब को कौन सी लिपि अधिक प्रिय थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के विषय में राजा साहब का रुख क्या था? ऑप्शन ए है वे शुद्ध संस्कृत के पक्षधर थे, ऑप्शन बी है वे फारसी भाषा को अपनाना चाहते थे, ऑप्शन सी है वे हिंदी को उर्दू बनाना चाहते थे, ऑप्शन डी है वे केवल ब्रजभाषा का प्रयोग चाहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषा के विषय में राजा साहब का रुख क्या था? वे हिंदी को उर्दू बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा साहब हिंदी में शब्द को क्यों मिलाना चाहते थे? ऑप्शन ए है सरकारी आदेश के कारण, ऑप्शन बी है साहित्य में आकर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है हिंदी के गंवारूपन को निकालने के लिए, ऑप्शन डी है उर्दू सीखने की सरलता हेतु। राजा साहब हिंदी में अरबी फारसी शब्द क्यों मिलाना चाहते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजा साहब हिंदी में अरबी फारसी शब्द इसलिए मिलाना चाहते थे ताकि वो हिंदी के गंवारूपन को निकाल सके। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार का झुकाव प्रारंभ से किस भाषा की ओर था? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी सरकार का झुकाव प्रारंभ से उर्दू की ओर था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले वाले प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी सरकार का झुकाव प्रारंभ से किस भाषा की ओर था? उर्दू की ओर। अगला प्रश्न है, राजा साहब को हिंदी के किस वर्ग को ध्यान में रखते हुए भाषा नीति बनानी पड़ी? ऑप्शन ए ग्रामीण जनता, ऑप्शन बी साधु संत, ऑप्शन सी शिष्ट जन समुदाय और विद्यार्थी वर्ग, ऑप्शन डी केवल मुस्लिम वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा साहब को हिंदी, इसका सही उत्तर होगा शिष्ट जन समुदाय और विद्यार्थी वर्ग को देखकर राजा साहब को हिंदी के लिए भाषा नीति बनानी पड़ी। एक महत्वपूर्ण तथ्य है इनसे संबंधित, इनकी प्रारंभिक कृतियों में उर्दूपन अपेक्षाकृत कम है, परवर्ती रचनाओं में उर्दूपन अधिक आता गया है। यानी प्रारंभ में वो हिंदी के समर्थक में थे और बाद में फिर वो उर्दू को पसंद करने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ है? ऑप्शन ए है वर्णमाला, गुटका भूगोल हस्तामलक, ऑप्शन बी है मानव धर्मसार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, ऑप्शन सी आलसियों का कोरा, विद्यांकुर, सिखों का उदय और अस्त, ऑप्शन डी बामा मनोरंजन, स्वयंबोध उर्दू और राजा भोज का सपना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी मानव धर्मसार, उपनिषद सार और योग वशिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक की भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण तथ्य है, आलसियों का कोड़ा
वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू, बामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तमलक, इतिहास तिमिरनासिक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, योग वशिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये कृतियां राजा शिवप्रसाद की कृतियां हैं। ठीक है। योग वशिष्ठ की भाषा का एक नमूना देख लीजिए, यानी इनकी जो रचना योग वशिष्ठ है उसकी भाषा जो है, इसमें पहला जो गद्य है उसे देखते हैं। पुरुषों के यौवन रूपी शरद ऋतु में शोभा के उज्ज्वल गुण सुगंधाधिक सौवृद्धा रूपी हेमंत में नष्ट होते हैं। चित्त की समाधीनता और आस्था भी अति दूर चली आती है, जैसे हिम ऋतु में कमलों की। तो इस पंक्ति में आपने देखा कि संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली, जैसे सुगंधाधिक, नष्ट, चित्त की समाधीनता, आस्था, शरद ऋतु, तो ऐसे शब्द जो हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं जिनका प्रयोग ये भाषा योग वशिष्ठ या योग वशिष्ठ जो इनकी कृति है उसमें हमको दिखाई देता है। अगला ही उदाहरण जो है वो इसी से संबंधित है। जो संपूर्ण भूतों में रहकर संपूर्ण भूतों से अंतर, जिसको संपूर्ण भूतों को भीतर होके यम करता है, सो आत्मा अंतर्यामी भी अमृत है। तो ये जो अमृत है, अंतर्यामी है, ये शब्द जो है वो इसको दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के कारण राजा साहब किस प्रकार की भाषा को पूरी तरह दूर नहीं रख पाए? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा। धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के कारण राजा साहब किस प्रकार की भाषा को दूर नहीं रख पाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कृतियों जैसे भूगोल हस्तमलक और विद्यांकुर की भाषा कैसी थी? ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ कठोर भाषा, ऑप्शन बी अरबी फारसी प्रधान उर्दू, ऑप्शन सी सरल एवं व्यवहारिक हिंदी, ऑप्शन डी पूर्णतः अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक कृतियों जैसे भूगोल हस्तमूलक और विद्यांकुर की भाषा जो थी वह थी सरल एवं व्यवहारिक हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तथ्य संबंधित है। भूगोल हस्तमलक, स्वयंबोध उर्दू, विद्यांकुर, आलसियों का कोरा आदि पुस्तकों की भाषा चलती हुई व्यवहारिक किंतु सरल हिंदी है। इनमें अधिक उर्दूपन नहीं है। रचनाएं हैं कौन कौन सी? भूगोल हस्तमलक, स्वयंबोध उर्दू, विद्यांकुर, आलसियों का कोरा आदि। उदाहरण के लिए भूगोल हस्तमलक की भाषा का एक नमूना देखिए। निदान यह बंगाले का मैदान नदियों से सींचा हुआ गंगा के दोनों तरफ हिमालय और विंध्य के बौछ हरिद्वार तक चला गया है, और गंगा यमुना के बीच जो देश पड़ा है उसे अंतर्वेद और पुराना दुआबा भी कहते हैं, और यही दो चार सूबे अर्थात दिल्ली, आगरा, अवध और इलाहाबाद यथार्थ मध्य देश अर्थात असली हिंदुस्तान है। तो ये जो गद्य का नमूना है वह भूगोल हस्तमलक कृति से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक की भूमिका में राजा साहब ने यह लिखा कि आवर कोर्ट लैंग्वेज इज उर्दू? ऑप्शन ए है भूगोल हस्तमलक, ऑप्शन बी है आलसियों का कोड़ा, ऑप्शन सी है इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन डी है गुटका। सही आंसर होगा इतिहास तिमिरनाशक। आगे चलकर उनका मोह उर्दू की ओर बढ़ता गया। इतिहास तिमिरनाशक की भूमिका में वे एक स्थान पर कहते हैं, आवर कोर्ट लैंग्वेज इज उर्दू एंड द कोर्ट लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड बाय ऑल नेशन एज द मोस्ट फैशनेबल लैंग्वेज ऑफ द डे। Urdu is now becoming our mother tongue and is spoken more or less and well or badly by all in the northwestern provinces. तो उर्दू के प्रति जो उनका मोह था वह प्रस्तुत पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है वह इतिहास तिमिरनाशक की भूमिका से उद्धृत की हुई है। अगला जो फैक्ट है वह उर्दू पर राजा साहिब मुग्ध थे। जो प्रस्तुत पैसेज है या गद्यांश जो है इससे हमें साफ पता चलता है। इससे संबंधित अगला जो तथ्य है वह इतिहास तिमिरनाशक भाग 3 सिखों का उदय और अस्त तथा हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। इन रचनाओं में राजा साहब की उर्दू की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति विकास की चरम स्थिति तक आ गई है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की भूमिका में वे लिखते हैं, आई हैव अडॉप्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द लैंग्वेज ऑफ बैताल पचीसी। यह होते हुए भी दोनों पुस्तकों की भाषा में अंतर स्पष्ट है। यहाँ बैताल पचीसी और इतिहास तिमिरनाशक की भाषाओं को की तुलना करते हुए अगर हम देखें तो इतिहास तिमिरनाशक की जो भाषा है और बैताल पचीसी की जो भाषा है उन दोनों में काफ़ी अंतर पाया गया है। यानी उर्दू
को अपनाने के बावजूद भी दोनों में अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ हिंदी, ऑप्शन बी है नागरी लिपि में सरल उर्दू, ऑप्शन सी है रेख्ता शैली, ऑप्शन डी है फारसी भाषा। इसका सही उत्तर होगा नागरी लिपि में सरल उर्दू। तो इतिहास तिमिरनाशक की जो भाषा है वह क्या है? नागरी लिपि में सरल हिंदू। ये हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी की भाषा को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ भाषा, ऑप्शन बी है रेख्ता, ऑप्शन सी है नागरी उर्दू, ऑप्शन डी है शुद्ध प्राकृत। तो इसका सही उत्तर होगा बैताल पचीसी की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? रेख्ता नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित तथ्य हैं, बैताल पचीसी में संस्कृत के कुछ शब्द भी हैं, किंतु इतिहास तिमिरनाशक में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। यानी इतिहास तिमिरनाशक में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन बैताल पचीसी में संस्कृत के भी कुछ शब्द आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना पूर्णतः उर्दू भाषा में लिखी गई है और जिसमें अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए है गुटका, ऑप्शन बी है राजा भोज का सपना, ऑप्शन सी है सिखों का उदय और अस्त, ऑप्शन डी है आलसियों का कोड़ा। तो प्रश्न है, कौन सी रचना पूर्णतः उर्दू भाषा में लिखी गई है और जिसमें अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है? इसका सही उत्तर सिखों का उदय और अस्त। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुटका किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक रचना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु संग्रह पुस्तक, ऑप्शन सी है राजनीतिक ग्रंथ, ऑप्शन डी है दार्शनिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर होगा गुटका विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु संग्रह पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण की भाषा स्वयं उन्हीं के कथनानुसार हिंदुस्तानी है, यानी शिव प्रसाद सिंह के कथनानुसार हिंदुस्तानी है। पारिभाषिक शब्द संस्कृत और फारसी से लिए गए हैं। हिंदी व्याकरण की जो भाषा है वह हिंदुस्तानी भाषा है और जो पारिभाषिक शब्द इसमें लिए गए हैं वो संस्कृत और फारसी से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुरुआती दौर में राजा साहब की भाषा नीति किस प्रकार की भाषा के पक्ष में थी? ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ भाषा, ऑप्शन बी है उर्दू फारसी मिश्रित भाषा, ऑप्शन सी है सरल चलती हुई हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। सही उत्तर होगा सरल चलती हुई हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद नागरी लिपि के किस रूप में समर्थक थे? ऑप्शन ए है केवल उर्दू लिपि में, ऑप्शन बी है नागरी लिपि के पूर्ण समर्थक, ऑप्शन सी है फारसी लिपि के समर्थक, ऑप्शन डी है बांग्ला लिपि के पोषक। राजा शिव प्रसाद नागरी लिपि के किस रूप में समर्थक थे? इसका सही उत्तर होगा नागरी लिपि के पूर्ण समर्थक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे? ऑप्शन ए पूर्ण पोषक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी पूर्ण विरोधी, ऑप्शन डी ग्रीक भाषा के प्रोत्साहक। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे? उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रति उदासीन भाव रखते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद किसके फैशनेबल स्वरूप पर मुग्ध थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है बांग्ला। तो सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद उर्दू के फैशनेबल स्वरूप पर मुग्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले तथ्य हैं कुछ, वो देख लेते हैं। उनके विषय में उन्हीं के समकालीन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट का यह कथन कहाँ तक सत्य है नहीं कहा जा सकता। पिंकार्ट महोदय ने भारतेंदु को एक पत्र में लिखा था और इस पत्र में शिव प्रसाद सिंह के विषय में उन्होंने लिखा है। आइए देखते हैं इस गद्य को। राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों का प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उसने काव्य को और अपनी हिंदी भाषा को भी बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। राजा शिव प्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है। तो ये जो गद्य का जो नमूना है वो फ्रेडरिक पिंकार्ट ने एक पत्र में भारतेंदु को लिखा था। किनके विषय में? शिव प्रसाद सिंह के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद के विषय में उद्धृत कथन किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक पिंकार्ट, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेडरिक पिंकार्ट। अगर लिखा होता है किसको लिखा गया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फ्रेडरिक पिंकार्ट। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक पिंकार्ट के अनुसार राजा शिव प्रसाद ने क्या करना चतुर लोगों का परम धर्म समझा? ऑप्शन ए है केवल संस्कृत प्रचार, ऑप्शन बी है उर्दू के प्रचलन और अंग्रेजों को प्रिय बातें फैलाना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी का विरोध करना, ऑप्शन डी है गद्य लेखन में संस्कृतनिष्ठ शब्दों को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है बी, उर्दू के प्रचलन और अंग्रेजों को प्रिय बातें फैलाना। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वह राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है।
राजा लक्ष्मण सिंह का समय है 1826 से 1896। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह का भाषा विषयक आदर्श किससे सर्वथा विपरीत था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह का भाषा विषयक आदर्श किससे सर्वथा विपरीत था? राजा शिव प्रसाद सिंह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस पत्र में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पत्रिका, ऑप्शन बी है कॉलेज गजट, ऑप्शन सी है प्रजा हितैषी, ऑप्शन है डी है हितैषिणी। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किस पत्र में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था? इसका सही उत्तर होगा प्रजा हितैषी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद क्रमशः किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1861, 1878, 1882, ऑप्शन बी है 1857, 1880, 1887, ऑप्शन सी है 1865, 1872, 1885, ऑप्शन डी है 1861, 1875, 1880। इसका सही उत्तर होगा 1861, 1878 और 1882। यानी शकुंतला नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1881 है, रघुवंश का 1878 है और मेघदूत का 1882 है। इनका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शकुंतला 1861 ईस्वी, रघुवंश 1878 ईस्वी, मेघदूत 1882 ईस्वी। इन तीनों अनुवाद ग्रंथों में भी उन्होंने अपना भाषा विषयक आदर्श वही रखा। अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, ये कथन ये परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों को बिना हिंदी ना बोली जाए और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं। तो ये जो कथन है वो राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है और यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सिंह के अनुसार हिंदी और उर्दू के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी में उर्दू के शब्द अधिक होते हैं, ऑप्शन बी है हिंदी में संस्कृत पद तथा उर्दू में अरबी फारसी पद अधिक होते हैं, ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू बिल्कुल समान भाषाएं हैं, ऑप्शन डी हिंदी केवल मुसलमान बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा बी, हिंदी में संस्कृत पद तथा उर्दू में अरबी फारसी पद अधिक होते हैं। तो आंसर जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मण सिंह की भाषा की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ऑप्शन ए उसमें उर्दू की अधिकता थी, ऑप्शन बी है उसमें फारसी का प्रभाव था, ऑप्शन सी वह नवीन चेतना का भार वहन करने में अक्षम थी, ऑप्शन डी उसमें साहित्यिकता नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह नवीन चेतना का भार वहन करने में अक्षम थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मण सिंह की भाषा की सबसे बड़ी कमी क्या थी? वह नवीन चेतना का भार वहन करने में अक्षम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पूर्व हम इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा उर्दू फारसी शब्दों से रहित होने तथा संस्कृतनिष्ठ होने पर भी जनता के अधिक निकट है। उसमें परिमार्जन कम है, ब्रजी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है और सबसे बड़ी कमी उसमें यह है कि यह युग के अनुकूल नवीन चेतना का भार वहन करने में अक्षम है। उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विषयों की सफल अभिव्यक्ति संभव नहीं है। यह होने पर भी उनकी कृतियों का खूब स्वागत हुआ। उनका शकुंतला का अनुवाद तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो इससे संबंधित जो तथ्य थे वो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा से संबंधित था। अगला प्रश्न जो है, लक्ष्मण सिंह की भाषा पर किसका पर्याप्त प्रभाव था? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है ब्रजी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो अभी हमने इस गद्यांश में देखा कि उस पर ब्रजी का जो प्रभाव था वह अधिक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उनकी कौन सी अनुवाद कृति अत्यधिक लोकप्रिय हुई? यह भी हमने देखा उनके भाषा संबंधित तथ्यों में। इसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रघुवंश, बी है मेघदूत, ऑप्शन सी है शकुंतला, ऑप्शन डी है कुमार संभव। इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला। यानी लक्ष्मण सिंह ने जो 3 नाटकों का अनुवाद किया था जिनमें रघुवंश, मेघदूत, शकुंतला है, तो इनमें शकुंतला जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इसका हम नमूना देख लेते हैं। नमूना है, अनुसुईया हौले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। तो यहाँ हिंदी गद्य का जो नमूना है वो शकुंतला नाटक, जिसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, उससे उद्धृत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
इससे पहले एक और तथ्य है, राजा लक्ष्मण सिंह की उपर्युक्त भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट कथन है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए हैं। यानी जो शकुंतला नाटक का जो अनुवाद है इनका, उसकी जो भाषा है वह भाषा ठेठ सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए हैं। यह कथन आचार्य शुक्ल ने राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में कहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है केवल संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन बी है ठेठ सरल परंतु संस्कृत के रससिद्ध शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी केवल फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी अंग्रेजी शब्दों को प्रमुखता देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठेठ सरल परंतु संस्कृत के रससिद्ध शब्दों का प्रयोग। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किन शब्दों को हिंदी का अंग मानकर स्वीकार करने में हिचक दिखाई गई? ऑप्शन ए है संस्कृत शब्द, ऑप्शन बी है लोक प्रचलित भारतीय शब्द, ऑप्शन सी है गवाह, अदालत, कलेक्टर जैसे विदेशी शब्द, ऑप्शन डी है आर्य समाज द्वारा अपनाए गए शब्द। इसका सही उत्तर होगा सी, गवाह, अदालत, कलेक्टर जैसे विदेशी शब्द। लक्ष्मण सिंह ने इन शब्दों को क्या किया? हिंदी का अंग मानकर स्वीकार करने में हिचक दिखाई है। प्रश्न है, राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऑप्शन ए है अंग्रेजी का विकास हुआ, ऑप्शन बी है साहित्य क्षेत्र में हिंदी और उर्दू को लेकर दो विरोधी मत उभरे, ऑप्शन सी है संस्कृत का अधिक प्रचार हुआ, ऑप्शन डी अंग्रेजी और उर्दू का मेल बढ़ा। सही उत्तर होगा साहित्य क्षेत्र में हिंदी और उर्दू को लेकर दो विरोधी मत उभरे। राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा नीतियों का यह परिणाम हमको दिखाई देता है। एक उर्दू का समर्थक हुआ तो दूसरा हिंदी का पक्षपाती। अगला प्रश्न है, उर्दू के समर्थकों में सबसे सबल व्यक्तित्व किसका था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी नवीन चंद्र राय, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी श्रद्धाराम फुलौरी। उर्दू के समर्थकों में सबसे सबल व्यक्तित्व किसका था? इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खां। इन्होंने उर्दू का प्रबल समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने से पहले एक तथ्य है वो देख लेते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को सुझाया कि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबर मत को मानने वाले हैं। सर सैयद अहमद खां का यह कथन है। क्या कथन है कि उन्होंने सुझाया था कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों को की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबर मत को मानने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गारसिया दत्तासी किस भाषा के समर्थक थे? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसका सही उत्तर होगा गारसिया दत्तासी उर्दू मत के समर्थक थे, उर्दू भाषा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का जोरदार समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए गारसिया दत्तासी, ऑप्शन बी आर्य समाजियों और ब्रह्म समाजियों ने, ऑप्शन सी केवल अंग्रेज विद्वान ने, ऑप्शन डी केवल मुसलमान विद्वानों ने। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी का जोरदार समर्थन किया था आर्य समाजियों और ब्रह्म समाजियों ने। अगला प्रश्न है, श्री नवीन चंद्र राय जिनका समय 1863 से 1880 है, किस संस्था के पोषक थे? ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी है धर्म सभा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्म समाज। नवीन चंद्र राय जो हैं वो ब्रह्म समाज संस्था से संबंधित थे और उसी के पोषक थे। इन्होंने पंजाब में, यानी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया। आप ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के पोषक थे और हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक थे। अगला प्रश्न है, श्रद्धाराम फुलौरी जिनका समय 1853 ईस्वी है, इन्होंने क्या कार्य किया? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया, ऑप्शन बी है केवल उर्दू का प्रचार किया, ऑप्शन सी घूम घूम कर हिंदी का प्रचार और वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी, ऑप्शन डी केवल संस्कृत के साहित्य का प्रचार किया। श्रद्धाराम फुलौरी ने क्या कार्य किया? इसका सही उत्तर होगा घूम घूम कर हिंदी का प्रचार और वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार की भाषा को अपनाया? ऑप्शन ए है एकदम संस्कृतनिष्ठ भाषा, ऑप्शन बी है केवल फारसी उर्दू मिश्रित भाषा, ऑप्शन सी है जनता की वाणी संस्कृतनिष्ठ और फारसी अरबी मिश्रित भाषा के अतिवाद से दूर रहकर, ऑप्शन डी है केवल अंग्रेजी शब्दों से भरी भाषा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार की भाषा को अपनाया है? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु ने जनता की वाणी संस्कृतनिष्ठ और अरबी फारसी मिश्रित भाषा के अतिवाद से अपनी रचनाओं को दूर रखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आज हमने राजा शिवप्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के से संबंधित उनकी रचनाओं को देखा और उन हिंदी गद्य
के विकास में इनका क्या योगदान रहा, इसे हमने देखा। अगली क्लास में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों के विषय में जानेंगे और उनकी रचनाओं के माध्यम से हिंदी गद्य को जो विकास मिला है उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।